अशोक कुमार के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। वहीं पर अभिनव कुमार शाम तक पदभार ग्रहण कर पुलिस महानिदेशक की कमान संभालेंगे। देहरादून पुलिस लाइन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को पुलिस के दस्तों ने सलामी दी और इस दौरान डीजीपी ने सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे थे और इस अवसर पर प्रदेश के नए डीजीपी अभिनव कुमार ने अपनी प्राथमिकताओं से मीडिया को रूबरू किया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए हाउसिंग योजना को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता रहेगी और इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी वे प्रयासरत रहेंगे। अभिनव कुमार ने बताया है कि प्रदेश में बढ़ते ड्रग्स के चलन, बिगड़ती कानून व्यवस्था और ट्रैफिक पर उनका विशेष ध्यान रहेगा और वहीं पर बढ़ता साइबर क्राइम पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस के हर पल एल वर्ग को ट्रेनिंग देने का काम भी किया जाएगा। निरंतर प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फिक्स गोल है कि हमने एक निश्चित लक्ष्य पा लिया। और वेलफेयर के कई आयाम हैं, हाउसिंग एक बहुत बड़ा आयाम है, हमारे पुलिसकर्मियों के बच्चों की अच्छी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, ये सब मेरे लिए प्राथमिकताएं रहेंगी। और सबसे पहली हमारी जैसे जिसका हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि हमें पुलिसकर्मियों के लिए जो हाउसिंग सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको बढ़ाना है और उस दिशा में अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद दिवस पे 100 करोड़ रुपए की घोषणा भी की थी, तो उसको भी हम ज़मीन पे लाएंगे, सार्थक करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वेलफेयर में इससे बहुत इजाफा होगा। देखिए, मैं सिंपल सा कहना चाहूँगा कि हमारा एक जो मोटो है उत्तराखंड पुलिस का, मित्र पुलिस है, लेकिन ये मित्र पुलिस सिर्फ सभ्य नागरिकों के लिए है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे प्रदेश में बाहर से आके अपराध करते हैं, जो यहाँ दुर्दांत अपराधी हैं, कई जो जेल में बैठ के अपराध करते हैं इस तरीके के, तो उनके लिए हम मित्र पुलिस नहीं, काल पुलिस बन के उभरेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर इगास का ऐतिहासिक पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री आवास पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और टनल में फंसे श्रमिकों के परिजन भी शामिल हुए। इस दौरान रंगारंग प्रस्तुतियों के सभी का मन मोहन लिया और उत्तराखंड के पौराणिक भेलो नृत्य से भी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान उत्तराखंड के सांस्कृतिक गीतों के साथ साथ टनल में फंसे श्रमिकों के परिजनों के साथ थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि केंद्र सरकार ने ही अपने स्तर पर इसके लिए जो सेफ्टी ऑडिट है, जितने भी देश के अंदर टनल निर्माण के काम चल रहे हैं, सेफ्टी ऑडिट का निर्णय वहां से हो चुका है, आदेश हो गया है। लेकिन राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ चूंकि टनलों के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ पर टनलों के काम होने से बहुत सारा जो लंबा रास्ता होता है वो रास्ता आसान हो जाता है। ये टनल भी जो सिलक्यारा में बन रही थी, इसके बन जाने के बाद जो चिन्यालीसोड़ और इनके बीच का जो रास्ता है वो रास्ता बहुत कम हो जाएगा और लगभग 25 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा दोनों के बीच में। तो ऐसे अन्य प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि चूंकि ये सभी NHAI DCL इसको बना रही थी, अन्य भी जो काम कर रहे हैं राज्य के स्तर पर भी काम चल रहे हैं, जो हमारे स्तर पर नहीं है उन कामों की भी हम समीक्षा करेंगे, जिससे कि निकट भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं। भगवान के प्रति हमारा विश्वास भी रहता है और जब पहले दिन से लग रहा था कि आज सफलता मिलेगी, कल मिलेगी, समय निश्चित रूप से लगा है, लेकिन सुखद पल ही है, सुखद पहलू ही है कि सब लोग स्वस्थ बाहर निकले और ये इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार की सुविधा वहाँ तक पहुँचे, उन मजदूरों तक पहुँचे, इसका प्रयास हुआ है। और कल प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति से बात की है और जब वो श्रमिक अपना पक्ष रख रहे थे, अपना विषय रख रहे थे, तो उन्होंने दिल खोल कर मुख्यमंत्री की सराहना की है। और ये सच है कि जितनी भी एजेंसियां वहाँ काम कर रही थी, उन्होंने अंदर फंसे मजदूरों को जहाँ उनको नैतिक बल दिया, इसके साथ साथ उनके द्वारा जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में जो काम किए गए, आज अवसर है, हम उनका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। और हमारी दीपावली तो आज ही है भैया। उत्तराखंड के लोग दिवाली जरूर मना रहे थे, लेकिन दिल के अंदर उत्तरकाशी का हादसा था और आज
मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि मुख्यमंत्री आज इगास का पर्व एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जिसको किसी कालखंड में अगर उत्तराखंड को 12 दिन बाद पता लगा हो, 11 दिन बाद पता लगा हो कि भगवान राम अयोध्या आ गए हों, तो आज हमारे राज्य के अंदर इन सब विषयों का पक्ष होता है और हम हर इस प्रकार के आयोजन में जहाँ सुखद पहलू होता है उसको किसी न किसी आयोजन के रूप में लेते हैं। वही बात होती थी, हम मोटिवेट करते थे कि घबराओ मत अंदर, वो हमें मोटिवेट करते थे आप मत घबराओ, हम ठीक है अंदर से। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो हमारी विधानसभा से ही है, विधायक है हमारी विधानसभा से और प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको तहे दिल से हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। और हम तो चाहेंगे कि इसके बाद अगले पंचवर्षीय में भी वो हमारे मुख्यमंत्री बने। हम उधर 16 दिन से थे, उधर 17वें दिन में निकाला था। परेशानी तो उतनी कुछ हुई नहीं, व्यवस्था सब अच्छी कर रखी थी वहाँ को। सरकार की तरफ से बढ़िया व्यवस्था हो रखी थी, वैसी कोई परेशानी नहीं थी। बाकी बस सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनने जो भी किया बढ़िया किया। आपके भाई से बात होती है? भाई से बात होती रहती। बस सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनने जो भी किया बढ़िया किया। आपके भाई से बात होती है? भाई से बात होती रहती। राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। इस समिट को लेकर जोर से तैयारियां जो है वो जारी हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के सहित सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है और इसके लिए सीएम धामी ने लंदन, दुबई, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई और रुद्रपुर में निवेशकों को उत्तराखंड में आकर्षित करने के लिए रोड शो कर चुके हैं और इसके साथ ही अभी तक देश और विदेश में 2 लाख करोड़ के भी किए जा चुके हैं। और वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा है कि ये राजनीतिक समिट साबित होगा। साथ ही तंज करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अकाउंट बता दीजिए। हरिद्वार में 300 से ज़्यादा यूनिट बंद हो चुकी हैं और 2014 में काम करने वाले कर्मियों की संख्या आज आधी हो चुकी है। और इसके साथ ही पूर्व सीएम ने सीएम धामी को लेकर कहा है कि सिलक्यारा के आलोक में और सीएम धामी ज़्यादा बेहतर चमकदार व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देंगे। बात है, पुराना अकाउंट बता दूं जो पिछले हुए थे 2018 का उसका है। और अकेले हरिद्वार के अंदर 300 से ज़्यादा यूनिटें बंद हो चुकी हैं। BHEL, मैं तो नाम लेके संस्था का नाम कह रहा हूँ, 2014 में टोटल जितनी लोग वहाँ काम करते थे स्थायी अस्थायी जो है, आज उसकी संख्या आधी हो चुकी है। पहले इन बातों का जवाब दे दो, तब नए इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टर्स की बात करो। और हमने कुछ ज़मीनें बचा करके रखी थी। हम भाई उत्तराखंड जो जो ग्रो करेगा तो हमारे स्थानीय लोगों को भी तो की उद्यमिता के लिए भी तो आपको धरती रखनी पड़ेगी। जब धरती नहीं रहेगी तो उत्तराखंड का व्यक्ति कहाँ खड़ा रहेगा? यहाँ का मध्यम वर्ग, यहाँ का जो आगे बढ़ता हुआ वर्ग है वो कहाँ खड़ा रहेगा? आप कौन सा नामचीन उद्योग है जो उत्तराखंड के अंदर नहीं है, जो आप नए ला करके कौन सा उसमें ऐसा कर देंगे कि जिससे मैं तो कह रहा हूँ केवल जितने लोगों ने इस 6-7 सालों के अंदर जिन उद्योगों का पलायन हुआ, बंद हुए, जितनी नौकरियां गई, यदि उसके आधे की भी प्रतिपूर्ति हो जाती है, आधे की भी प्रतिपूर्ति हो जाती है, तो मैं तो कहूँगा इन्वेस्टर समिट हो गया जनता को। लेकिन ये तो जनता को समिट नहीं होगा, ये केवल राजनीतिक समिट साबित होगा। जैसा 2018 का हुआ था, ये 2019 का है। भाजपा के आंतरिक सवालों को सेटल कर देगा ये कुछ समय के लिए। श्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारे के आलोक में और ज़्यादा बेहतर चमकदार व्यक्तित्व के रूप में दिखाई दे। टिहरी के कोटी कॉलोनी में आयोजित प्रथम टिहरी एग्रो फेस्टिवल का आर्मी बैंड की प्रस्तुति के साथ भव्य रूप से समापन हो गया। फेस्टिवल के दौरान प्रतिदिन देशी विदेशी पायलटों ने सोलो फ्लाइट और सिंक्रो फ्लाइट्स, विंग शूट, जंप एंड और साथ ही साथ डी बैग शो की करतबबाजियां दिखाई। और इस दौरान बैंड यूरोफिया और पांडवाज भैरव जैसे प्रसिद्ध बैंडों ने सांस्कृतिक श्रृंखलाएं आयोजित की। प्रतियोगिता के में
SIV कप के भी पुरुष वर्ग में गौतम और महिला वर्ग में प्रिया जैन और एक्रो कप में विजय ठाकुर पहले स्थान पर रहे। विजेताओं को ट्रॉफी, नगद धनराशि और प्रशस्ति पत्र भी देकर सम्मानित किया गया। 5 दिवसीय टिहरी एक्रो फेस्टिवल का भी समापन हो गया है और प्रतियोगिता में भारत सहित 27 देशों के पैराग्लाइडिंग पायलट्स ने हिस्सा लिया था। क्लिंट जॉर्ज केरला से आ रहे हैं और पहले बार आ रहे हैं इधर टेहरी में। बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है और बहुत ये साइट एक्रो के लिए ये टेहरी साइट इट्स रियली गुड साइट एंड बहुत बड़ा पोटेंशियल है। काफ़ी इंटरनेशनल पायलट्स भी आए हुए हैं और सब लोग बोला हुआ है ये बहुत बड़ा मतलब पोटेंशियल है साइट में अभी, स्पेशली फॉर एक्रो ट्रेनिंग्स के लिए और एक्रो करने के लिए। काफ़ी हाइट भी है ये पानी के ऊपर ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। सो बाकी जो इंडिया में बाकी जगह है ये ऐसा जगह नहीं है इतना हाइट जो मिल रहा है ट्रेनिंग, स्पेशली फॉर एक्रो इतना सेफ ट्रेनिंग करने के लिए और एक्रो जो मैन्यूवर्स करने के लिए इतना हाइट पानी के ऊपर, विच इज़ द more height means more safety and more maneuvers which he can do, especially for acrobatics. So this is one of the best site which we have here around, especially in India, all around India. So it has a really good future going forward, and I hope this is just the beginning, and it will grow into one of the really good international site where जो इंटरनेशनली जो पायलट्स सबको यहाँ आके ट्रेनिंग कर सकता है, जो मैन्यूवर्स और फ्यूचर में एक्रो वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। इसलिए आई एम विशिंग एंड होपिंग दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। थैंक्स टू उत्तराखंड टूरिज्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। ये बहुत ही सफल आयोजन रहा है। ये काफ़ी इसमें प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया गया है। करीब 54 इंटरनेशनल पैराग्लाइडर्स हैं 27 कंट्रीज़ से। सिमिलरली आपके 124 इंडियन पायलट्स हैं। ये सारे जो है रिनाउंड पायलट्स हैं और इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे एक्रो एंड स्टंट परफॉर्मेंसेस की हैं और इसका मतलब काफ़ी देश विदेश एवरीवेयर यहाँ पे इसका प्रचार हुआ है, जिससे मतलब टिहरी का जो नाम है पैराग्लाइडिंग में मानचित्र में उसमें स्थापित होने के उद्देश्य से प्रथम कदम की लिया गया है। तो ये क्या है, इसको हम आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे कि एक बार स्थापित होने के उपरांत अब ये आगे और बढ़ता रहे पैराग्लाइडिंग का क्षेत्र में टिहरी का नाम। इसमें अभी जो है विभिन्न देशों के प्रतिभागी थे, तो जैसे आपके टर्की से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर विभिन्न देशों के प्रतिभागी हैं। तो उनमें से प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर विभिन्न प्रतिभागी आए हैं। तो आने वाले ये एक मतलब बहुत ही सक्सेसफुल प्रयास रहा सरकार का, और इससे क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हुआ। तो टिहरी एक पॉपुलर पैराग्लाइडिंग साइट की तरफ प्रमोट होने के उद्देश्य से तो काफ़ी अच्छा इसका वो प्राप्ति हुई। टिहरी में जो है हम इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 एक्रोबैटिक फेस्टिवल हमने संपन्न कराया आज। ये 5 दिवसीय इवेंट था। तो आपने देखा कि करीब 54 पायलट हमारे पहुंच पाए 26 देशों के। पहले हमने 25 पायलट सोचे थे, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के फॉरेन के आए यहाँ पर, और इसके अलावा हमारे पास करीब 120 इंडियन पायलट भी आए। तो आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा यहाँ पर जो है एक एक्रोबैटिक शो हुआ, जिसमें कि अलग अलग तरह के इवेंट्स जो एक्रोबैटिक्स में होते हैं इन्होंने डिस्प्ले किए, और इसके अलावा कंपटीशन भी हुआ इंडियन पायलट्स का। और जो प्रतापनगर का हमारा ये साइट है जो मेरे बिल्कुल आगे है, वहाँ से हमने टेक ऑफ किया, वहाँ टेक ऑफ बनाया, लैंडिंग कोटी कॉलोनी में बनाई, और ये 1400 मीटर की हाइट है जो कि टर्की काल्दुनूज करके एक जगह है, वहाँ फ्लाइंग होती है एक्रोबैटिक की। एक्रोबैटिक फ्लाइंग पैराग्लाइडिंग की फ्लाइंग होती है जो पानी के समीप होती है, कि अगर कुछ होता है तो पानी के अंदर वो गिर सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। तो उसका एक विकल्प जो है हमें इंडिया में पहली बार टिहरी झील पे मिला है, और इसी को प्रमोट करने के लिए हमने किया। बहुत अच्छा इवेंट किया,
और बहुत बहुत फॉरेनर्स ने सराहना की है। उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर बार बार आएंगे, अलग अलग अपने ट्रेनिंग के ग्रुप्स लेके आएंगे और यहाँ फ्लाइंग करेंगे। सर यहाँ का जो फायदा है वो मैं आपको एक बार बता दूं। एक तो ओल्दुनुज में सी वाटर है, उससे पैराग्लाइडर्स खराब होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है स्वीट वाटर है। दूसरा कॉस्ट फैक्टर, जहाँ वहाँ 5 से 8 लाख रुपए लगता है, यहाँ सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपये में आप ये कर सकते हैं अच्छी तरह से एक्टिविटी। तो ये सब जो है संभावनाएं जो है टिहरी झील पे है। सर आने वाले भविष्य में किस तरह से देखते हैं आप इसको, एक्रो फेस्टिवल को यहाँ पे? एक्रो फेस्टिवल तो हम चाह रहे हैं कि हम हर साल कराएं, और उसके अलावा ट्रेनिंग यहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है अपने स्थानीय युवकों के लिए। P1, P2, P3, 4, P4 कोर्सेज तक हमने यहाँ पर SIV कोर्स चला दिया। 45 युवक युवतियाँ यहाँ पर ट्रेन हो चुके हैं P1 से P4 कोर्सेज के बीच में, और 16 हमने ट्रेन किए थे SIV में। SIV ट्रेन पायलट के लिए होता है, इसलिए वो कम थे संख्या में, और जो नए हमने तैयार किए 45 अब तक पिछले 1 महीने में तैयार हो चुके हैं। अब मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं। कम से कम हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम यहाँ पर 100-150 बच्चों को नया तैयार कर पाएं, जो कि हमारे यहाँ फ्लाइंग कर करके मास्टर पायलट बने, एक्रो पायलट बने, वर्ल्ड में नाम कमाएं, और साथ साथ रोजगार सृजन भी हो। उत्तरकाशी के सिलकेआरा टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी ने अपना अनुभव मीडिया के साथ साझा किया है। वहीं पर पुलिस अधीक्षक के अनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन जहां मजदूरों को राहत बचाव अभियान में जुटी एजेंसियों के लिए चुनौती भरा था, वहीं पर पुलिस के लिए भी ये अभियान चुनौतियों से भरा हुआ था। इस दौरान कानून व्यवस्था से लेकर अन्य कई दायित्व स्थानीय पुलिस द्वारा निभाए गए, और पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि इस दौरान उन्हें कई अनुभवी लोगों के साथ कार्य करने का अवसर मिला और उन्होंने उनसे काफी कुछ सीखा है। देखिए, शुरू से ये जो मिशन था बहुत चुनौतीपूर्ण था, और आप देखिए पहले ही दिन से सभी लोग बहुत चिंता में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे कि सभी को सेफली लाना है, और आज आप रिजल्ट आपके सामने है। जितनी भी एजेंसी ने काम किया, प्रॉपर समन्वय और सामंजस्य बना के काम किया। सेंटर की भी काफ़ी एजेंसी थी, और पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि कानून व्यवस्था भी बाहर मेंटेन रखना था, और सभी ने बहुत बखूबी बहुत अच्छा। सर, इतनी बड़ी एजेंसी के साथ जिस प्रकार से जो काम करने का जो एक मौका मिला सर आपको इस डिजास्टर में, कैसा फील हुआ आपको? मैं बहुत मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और मैं बहुत ही लकी फील करता हूँ अपने आप को कि बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि कैसे इस तरह की जब डिजास्टर आ जाता है तो कैसे काम करना है। और मैं सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी जो संयम बनाए रखा, विश्वास बनाए रखा, और उसी का आज नतीजा है कि सभी लोग सेफली बाहर। सर, 2 बार की सफलता यात्रा और तीसरा अभी जो चैलेंजेबल टास्क मिला उसमें पूर्ण रूप से सफलता, क्या अनुभूति और क्या सीखने को मिला? देखिए, मैं बहुत ही सौभाग्य, मैंने बताया जैसे बहुत ही लकी फील कर रहा हूँ कि इतना अच्छा मौका मिला मुझे। बाबा काशी विश्वनाथ की धरती पे सर्व करने का मौका मिला, और मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे जो भी कुछ सीखा आगे भी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, और सभी का बहुत अच्छा साथ मिला। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर पिछले दिनों रुड़की क्षेत्र में भी 9 से अधिक अवैध तरीके से बनाई जा रही प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण किया गया। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण द्वारा भगवानपुर क्षेत्र में 6 अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई, और वहीं पर HRDA के अधिकारियों का कहना है कि कई बार नोटिस के बाद भी भूमाफिया बिना नक्शा पास किए हुए अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे थे, और जिससे कि आम जनता को भी भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि यदि इसके बावजूद भी भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तृतीय चरण में जो है आज भगवानपुर तहसील के अंतर्गत हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 कॉलोनी पर कार्रवाई कर दी है, और उसके बाद हमारा अभी 3-4 कॉलोनी का और भी टारगेट है, और रुड़की क्षेत्रांतर्गत हमने अभी तक 9 कॉलोनियों पर कार्रवाई की है। कुछ शिकायतें ऐसी भी आती हैं कि जो है कॉलोनी टूटने के बाद, ध्वस्तीकरण के बाद भी फिर भी जो है भूमाफिया जो है फिर दोबारा से कॉलोनी में काम शुरू कर रहे हैं। तो हमने 5 के खिलाफ FIR भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो सर आगे क्या रहेगा? देखिए, अभी हमारी फाइलों पर स्क्रूटनी चल रही है। जो भी हमारी भगवानपुर और रुड़की में तहसील में अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग की जा रही है उन पर स्क्रूटनी चल रही है, और लगातार हम जो है ध्वस्तीकरण कार्रवाई में आदेश पारित करते हुए जो है कार्रवाई अमल में ला रहे हैं।
रुड़की के भगवानपुर में विधायक और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के बीच एक बार फिर से विवाद हो गया है। ये विवाद सड़क निर्माण को लेकर हुआ है और विवाद मेन बाजार में बनने वाली सड़क को लेकर सामने आया है, जिसे नगर पंचायत की तरफ से बनाने के लिए टेंडर दिए गए थे और उधर उसी सड़क को विधायक निधि से बनाए जाने के लिए ठेकेदार को ठेका दिया गया और विधायक के ठेकेदार ने जब काम करना शुरू किया तो नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक जा पहुंचा। मैं विक्रम ठेकेदार, मैं भगवानपुर में कार्य मेरा चल रहा था, मेरे भाई के नाम काम था, करा रहा था मैं वहाँ से। तो जब मैं काम करा रहा था तो जब वहाँ से समुद्र आके प्रतिनिधि उसके बड़ो जिला उसके नगर पंचायत के वो आए, जब तक मैं देखता मेरे द्वारा मारपीट की, बहुत मारा मुझे। मैं जब फिर मेरे भाई आए मौके पर, जो अभिमन्यु के नाम टेंडर है, वो आए, वो मुझे लेकर दवा ले, फिर मैंने उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। ये झगड़ा ये था जो 8 तारीख में, पिछली 8 तारीख इसमें टेंडर हमारे नाम हो गया था। ये अभिमन्यु के भाई मैं करा रहा था कार्य जी वहाँ। तो ये कह रहे थे मेरे ये कार्य मैं कराऊंगा जब उसमें उसका कोई टेंडर नहीं है, कोई वो नहीं है। टेंडर हमारे तो पास 8 तारीख में हो चुका था। ये इसके मारो गाड़ी को उसके लिए मुझे बहुत मारा गया। उसके बाद मेरे भाई दवा लेके मुझे फिर मेरे रिपोर्ट दर्ज कराई दी। इसको मैं चाहता हूँ इस पर जाँच करे और कोई रास्ता सुलझे देते तो ऐसी बदतमीजी ना करते मेरे द्वारा, ऐसी गाड़ी कप्ताने देते, मुझे छेदते ना। उसके जो पीछे गार्ड थे उसने मुझे मारा। तो बताओ ये क्या लेता है मारने की धमकी मेरे पास उसकी वीडियो भी है। शाम की जो ठेकेदार टेंडर है वहाँ, उसने रात को मुझे कहा और जो आप सुबह को काम लगाओगे तो मैं समुद्र आके उसको खड़ा कर दूंगा आकर वहाँ। मैंने धमकी दी थी मुझे। मैंने सोचा मैं भाई कोई बात नहीं, काम लगाएंगे। उसी करके पूरा जब तो गुंडा करी थी, गाड़ी कप्तार छेदना गुंडा कर दी का तो काम है। हाँ दे दी मैंने, एस साहब को जांच दे दी मैंने। मेरे भाई दवा कराई थी, फिर वो देख मैं तैयार ये कराई। मैं ये चाह रहा है कोई राजनीतिक दबाव नहीं हो, चाहे अपने मुझे तो उसमें चांस खा रही है। जो गलती जिसकी होगी वो दोषी को आ जाए और सजा मिलनी चाहिए। मेरे साथ ये हुआ था सर जी कि मैं सफाई करवा रहा था, नगर पंचायत का कर्मचारी हूँ मैं। उसके बावजूद विवाद लेकर ये कुछ लोग वहाँ पे आए साईं मंदिर पर, उन्होंने वहाँ मेरे साथ मारपीट करी और कार्यालय पर मुझे बुलाकर, एक साहब है लड़का है शाहपुर का, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया कार्यालय पर। उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है। एक क्या नाम इसका, विक्रम भाई सैनी साहब, उनका बड़ा भाई आया और मुझे पीट पाट कर वहाँ पे चला गया। कार्यालय पर मुझे बुलाकर बहुत बेदर्दी से पिटा। मैं विधायक जी के कार्यालय पर गया था, वहाँ से अगर जब मैं आया तो लोगों ने मुझे कहा कि अगर जो तो थाने तक चला गया तो तेरा गोली मार दी जाएगी। प्रकरण तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से सम्मानित जनता को भी पता लगना चाहिए। नगर पंचायत से हमने एक सड़क पास कराई और उसके टेंडर आज खुलने थे 29 तारीख में। अब जैसे हर जगह की प्रक्रिया है कि ठेकेदार तैयारी करने लगता है 1-2 दिन पहले, भाई ये सड़क हमें मिली है तो इस पर हम कार्रवाई अपनी शुरू करते, साफ़ सफाई और व्यवस्था वो बनानी शुरू कर देता है। तो यही प्रक्रिया इस हमारे ठेकेदार ने इस सड़क पे भी करी। और जब वहाँ पर वो अपना मटेरियल उसने डाला तो वहाँ पर इस क्षेत्र की विधायक के एक ठेकेदार ने जाकर उसके साथ बदतमीजी करी। उसको ये कहा कि भाई ये हमारा टेंडर लगा हुआ है, इस पर सड़क हम बनाएंगे। बात हमारे पास तक आई, हमने उसको ठेकेदार को समझाया। मैंने कहा भाई ये टेंडर नगर पंचायत का लग चुका है और नगर पंचायत का क्षेत्र है ये, और टेंडर लग चुका है और 29 तारीख में खुलना है। सड़क हमारे माध्यम से हमारे टेंडर में है, तो ये सड़क नगर पंचायत के माध्यम से बन रही है और वहीं से बनेगी। आपका टेंडर लगा है, विधायक निधि का टेंडर लगा है, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं अपना टेंडर। पूरे क्षेत्र, पूरे भगवानपुर विधानसभा खड्डों में डूबा हुआ है। प्रत्येक गांव में घुटनों तक गड्ढे वाली सड़कें पड़ी हैं, कहीं भी काम आप लगा सकते हैं। वहाँ तो आपका काम दिख नहीं रहा है। अगर नगर पंचायत कोई काम करा रही है, कोई व्यवस्था बनाई है, ये सड़क भी लगभग 10 सालों से जस की तस इसी स्थिति में थी। 9 साल से इस क्षेत्र में विधायक भी हैं, जो वर्तमान विधायक है। एक ईंट वहाँ पर उस सड़क पर नहीं लगी। लोगों के साथ दुर्घटनाएं हुई, लोगों के यहाँ तक कि पैरों की 1-2 एक्सीडेंट हुए, हड्डियाँ भी टूट गई, गड्ढे में गिर गए। तो लोग परेशान थे, हमारे पास आए, हमने प्रयास करके वो सड़क को पास करा के उस पर काम लगा दिया। तो अब आप देखिए किस तरह की मानसिकता के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि विकास होना चाहिए, विकास चाहे जो भी कर रहा है उसको करने दो। हम कह रहे हैं क्षेत्र के विधायक से कि नगर पंचायत भगवानपुर की जितनी भी सड़कें हैं बना दो, हम आपको रोकने नहीं जाएंगे। देखिए मारपीट का मामला व्यवस्था कुछ नहीं है इस प्रकार की। वो जब बात यहाँ तक आई कि उनके कागज़ भी अधूरे हैं, हमारे कागज़ की व्यवस्था जो वो जानना चाह रही थी,
वो जो ठेकेदार बदतमीजी कर रहा था वहाँ पर, उसके बाद वो हमारा बॉडीगार्ड एक दो लड़कों के साथ उसकी भी झड़प हुई, आपस में धक्का मुक्की हुई, मारपीट का कोई विषय वहाँ नहीं था। लेकिन उसके बाद ब्यूरो ने इसको इशू बनाया, तो निश्चित रूप से उनकी भी तहरीर गई है, हमारी साइड से भी तहरीर गई है। हमारा एक सफाई कर्मचारी, सागर नाम है उसका, वो अपने मोहल्ले में से एक बारात जा रही थी, वो जाने के लिए तैयार रास्ते पे जा रहा था, विधायक जी के ऑफिस के पास उसको रोक के उस ठेकेदार के भाई ने उसके साथ मारपीट करी और जाति सूचक शब्द कहे और बहुत ज़्यादा गलत तरीके से साथ उसके साथ व्यवहार किया है। SC एक्ट की तहरीर सागर नाम के उस कर्मचारी की तरफ से उन लोगों के खिलाफ गई है और हमारा जो बॉडीगार्ड है उसकी तरफ से भी तहरीर गई है। तो निश्चित रूप से जो कानूनी व्यवस्था है, जांच हो, व्यवस्था हो, जो सच्चाई है उस पर कार्रवाई हो, निश्चित रूप से हम इसके लिए तैयार हैं। अगर हमारी तरफ से गलती है तो हमारे पे कार्रवाई हो, उनकी उन्होंने गलती की है तो उन पे कार्रवाई हो, निश्चित रूप से हो, हम ये कहना चाहते हैं। जेसीपी पार्टी ने की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने उत्तराखंड सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। भावना पांडे ने आरोप लगाया है कि अभी तक सरकार ने किसानों के गन्ने के दाम निर्धारित नहीं किए हैं और जिससे कि गन्ने का उत्पादन करने वाले किसानों में भारी निराशा है। उन्होंने कहा कि किसानों की अनदेखी का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। हमारे उत्तराखंड में किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। 350 रुपये रेट किया हुआ है। जब अदर राज्यों में 385 और 400 हो गया तो उत्तराखंड हर चीज में तो आगे रहता है, किसानों के मामले में पीछे क्यों है? तो उत्तराखंड की निकम्मी सरकार किसानों के साथ बहुत अन्याय कर रही है। इस बार किसान भी इनको जवाब देंगे। मैं चाहती हूँ 400 रुपये होना चाहिए, बल्कि 425 रुपये होना चाहिए किसानों का। आज किसानों के हमारे आपदा के कारण तमाम इतना नुकसान हुआ है, तमाम क्या कहते हैं आपदा की वजह से किसान बर्बाद हो गए, तो बल्कि उनको तो 400 से प्लस रेट मिलना चाहिए। मैं साथ खड़ी हूँ उत्तराखंड के किसानों के साथ, उनका रेट 400 से ऊपर होना चाहिए क्योंकि उनका बहुत नुकसान हुआ है। और इसी तरह ये न किसानों की सोचते और आज किसान यूनियन जितने भी हैं चारों पांचों, सबसे मैं अम्बाता जी हो, चाहे टिकैत हो, चाहे रोड हो, चाहे सैनी हो, चाहे जितने भी भाई लोग हैं, तोमर, सब लोग एक मंच पर आके आवाज उठाइए। अलग अलग रहेंगे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। बार बार मैं ये कहती हूँ, मैं भी किसान की बेटी हूँ, मुझे भी दर्द मालूम है, तो इसलिए मैं हर किसान के साथ हूँ। देखो, मैं किसान की बेटी हूँ और आवाज 200% उठाऊंगी। हरिद्वार की लोकसभा अवश्य भेज रही है, भेजती नहीं है। गांव गांव में मुझे किसान बोलते हैं कि बेटी तुम्हारे लारे हम तेरे लारे। आप समझ गए? हमारे यहाँ पर कहते हैं हम थारे लारे, मतलब वो कहते हैं हम ये। और सारे लोग इस बार, सारे बुजुर्ग लोग का भी आशीर्वाद मिल रहा है। जितने प्रोग्राम में मैं जा रही हूँ सब कहते हैं तू हमारी लाली है, क्योंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ तो सबकी लाली हूँ। तो चलिए अब तक की उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।